हूसीज ने रेड सी के अंदर जो एक थरथली मचाई हुई है उसकी वजह से क्लियरली अमेरिका और उसके एलाइज परेशान हैं और वो इधर उधर देख रहे हैं कि किस पर ब्लेम करें। इस वक्त उनका जो मेन फोकस है वो ईरान पर है और आज की इस वीडियो में हम कुछ नए इंकशाफात सामने लाने वाले हैं जिसकी वजह से पता लगेगा कि मज़ीद मुश्किलात बढ़ रही हैं अमेरिका और उनके जो एलाइज हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट आई है जिसको एपी ने भी, जो एसोसिएटेड प्रेस है उसने भी कवर किया है और राइटर्स न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने डिफरेंट सोर्सेज की बेस पर एक बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार की है और बताया कि हूसीस को किन किन एलिमेंट्स की सपोर्ट हासिल है ईरान के अलावा। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हूसीस के साथ जो इनकी बैटल जारी है आजकल, पहले हूसीस ने रेड सी के अंदर हमले किए, उसके बाद अमेरिका ने एक नेवल फोर्स बनाई और इन पर ज़बरदस्त किस्म की बमबारी शुरू की यमन के अंदर घुसकर, और उसके बाद हमने देखा अमेरिका के कुछ यूरोपियन एलाइज भी आ गए हैं इस वॉर के अंदर। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह के कुछ फाइटर्स हैं वो भी हूसीस की मदद कर रहे हैं। जी हाँ, हिजबुल्लाह के फाइटर्स। इससे पहले हमने देखा था कि यमन के अंदर जो एक पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो भी गज़ा वॉर की वजह से चेंज हो रहा है। पहले हूसीस को काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलती थी यमन के अंदर से और बहुत से जो मुखालिफ ग्रुप थे, इनके जो सऊदी बैक ग्रुप्स थे, वो इनको चैलेंज कर रहे थे और अब वो भी बहुत से ग्रुप्स प्रो हूसीस हो रहे हैं और एक इस्लामी सेंटिमेंट है, प्रो गज़ा सेंटिमेंट है, जिसकी वजह से अब वो भी हूसीस को सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। और हमने इस रिपोर्ट में देखा था कि किस तरह उन्होंने पिछले 2-3 माह में तकरीबन 2 लाख से ज़ायद लोगों को रिक्रूट किया है। 2 लाख से ज़ायद लोगों को, जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इसकी वजह से पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो रहा है यमन का। यमन के अंदर हूसीस की जो सपोर्ट बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है और ये भी अमेरिका और उसके हवारियों के लिए एक काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन चीज़ है। और अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि हिजबुल्लाह के भी बहुत से कमांडर्स इस वक्त यमन के अंसारुल्लाह की सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा यूएस की रिपोर्ट ने यह भी मुरतब किया है कि ईरान बहुत बड़ी मिकदार में इनको असलहा प्रोवाइड कर रहा है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और मिसाइल्स। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इनको एडवांस ड्रोन्स दिए हैं, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स, प्रिसिजन स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइल और मीडियम रेंज मिसाइल, जो कि हूसीस की मदद करते हैं रेड सी के अंदर कश्तियों को निशाना बनाने में। इसके अलावा इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी पासदाराने इनकलाब, उनके भी कमांडर्स डायरेक्ट राब्ते में हैं हूसीस के साथ और इनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत सी कश्तियों की मालूमात वो भी हूसीस को प्रोवाइड कर रहे हैं यमन के हवाले से। अब अगर आप मैप में देखें तो एक बहुत बड़ा फासला बनता है, मतलब अगर आप लॉजिकल बात करें तो कोई मानने को तैयार नहीं होता कि ईरान हूसीस को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा आपको चक्कर काट कर आना पड़ता है यमन में अगर आप ईरान में बैठे हैं। तो इसके बावजूद ये रिपोर्ट क्लेम कर रही है कि IRGC के कमांडर्स यमन के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं और इनको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल होते हैं अपने हमलों में। क्योंकि यूएस के मुताबिक ये जो हूसीज हैं इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उनको पता हो कि कौन सी शिप गुजर रही है, कौन सी शिप इजरायली बाउंड है, कौन सी अमेरिकन शिप है या अमेरिकन वॉरशिप है या कौन सा UK का डिस्ट्रॉयर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये ईरान दे रहा है। बेसिकली उनके मुताबिक जो पूरी प्लानिंग है वो ईरान से तैयार होती है और इसके अलावा जो मैनेजमेंट है, सारी जो ऑपरेशंस का सारा कंट्रोल है वो हिजबुल्लाह कर रहा है और एग्जीक्यूशन और जो प्लेस है वो हूसीस की ज़मीन से हो रही है, यानी यमन से हो रही है। अब यूएस के इन सारे क्लेम्स को ईरान डिनाई करता है और ईरान के मुताबिक हम किसी किस्म की मदद प्रोवाइड नहीं करते हूसीस को। इन्होंने कुछ हूसीस के सोर्सेज से भी बात की है और उनके मुताबिक ये जो IRGC के कमांडर्स हैं ये पहले चक्कर लगाते होते थे पहले आए में, लेकिन इस जंग के दौरान जबकि ये गज़ा वॉर शुरू हुई है कोई भी डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है ईरान की तरफ से और ये इनकी अपनी कार्रवाइयाँ, यानी हूसीस की अपनी कार्रवाइयाँ, इनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पर कार्रवाइयाँ करते हैं। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो वेस्टर्न मीडिया हूसीस पर इल्ज़ाम लगाता है। जैसे पिछले दिनों हमने देखा था कि इन्होंने
अंडर सी केबल्स को तबाह किया है। और इसमें भी अभी एम्बिग्विटी पाई जा रही है कि ये जो एक्टिविटी थी ये किसने की थी, ये ऑपरेशन, क्या ये कोई सबूटाज ऑपरेशन था अमेरिका या उसके इत्तेहादियों की जानिब से, या वाकई हूसीज़ ने किया है। हूसीज़ अगर कोई भी हमला करते हैं तो वो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड केबल की कटिंग हुई है उसके हवाले से हूसीज़ ने हमले की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। और इसमें बीबीसी भी लिख चुका है कि ये बहुत से डाउट्स हैं इसमें कि हूसीज़ के पास वाकई वो कैपेबिलिटी है कि 100 मीटर नीचे जाकर वो इतनी सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क को तबाह कर सकें और पूरे दुनिया का जो इंटरनेट है उसको डिसरप्ट कर सकें। ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इस हवाले से जो मगरबी मीडिया है और अमेरिकन ऑफिशल्स वो इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो ईरान की पूरी इन्वॉल्वमेंट का बता रहे हैं कि जितनी भी शिप्स गुजरती हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन असल में ईरान के पास होती है। ये इतनी बड़ी तादाद में जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं यमन के अंदर, इसकी वजह से ना सिर्फ पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो रहा है बल्कि मिलिट्री लैंडस्केप भी चेंज हो रहा है, जो एक स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर है। जैसा कि हम सबको पता है कि सऊदी अरब ने इनको काउंटर करने के लिए एक इत्तेहाद बनाया था 2015 में, जिसमें इन्होंने सोचा था कि ये हूसीज़ को कुचल कर रख देंगे। एक इस्लामिक फ़ोर्स बनाई थी जिसके सरबराह राहील शरीफ थे, लेकिन वो जो फ़ोर्स थी वो हूसीज़ को डिटर करने में नाकाम रही और आज हूसीज़ पहले से ज़्यादा इम्बोल्डन है। और इस जंग से पहले सऊदीज़ और हूसीज़ हाथ मिलाने वाले थे और वो भी अब जो मुआहदा होना था सऊदीज़ और हूसीज़ के दरमियान वो फाइनलाइज नहीं हो रहा जबकि ये जंग शुरू हुई है। मतलब सऊदी अरेबिया भी ये चीज़ समझ गया था कि ताकत के ज़ोर पर इनको नहीं कुचल सकते और उन्होंने अपनी ताकत को मनवाया हूसीज़ ने। और ना सिर्फ उन्होंने मतलब सऊदी अरब को बात करने पर मजबूर किया, बल्कि जो नई बैटल शुरू हुई उसमें अमेरिका और इजराइल को तंग भी करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा उनकी जो पॉलिटिकल सपोर्ट है अपने कंट्री के अंदर वो भी ज़्यादा होती गई। तो इसकी वजह से ये चीज़ तो क्लियर है कि सऊदी अरब अब इनसे कभी भी कन्फ्रंटेशन करने नहीं जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब भी देख रहा है कि यमन के अंदर जो सऊदी बैक्ड फोर्सेस हैं वो अब इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं रही। अब इनको यमन से ही बात करनी होगी, यमन में हूसीज़ से ही बात करनी होगी, जो कि इनके कैपिटल सिटी सना पर भी जिनका कंट्रोल है और बहुत सा जो इलाका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कोस्टल एरियाज़ हैं जो समंदर के साथ लगते हैं वो भी हूसीज़ के कंट्रोल में हैं और हूसीज़ वहाँ से ही अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। और इसमें अमेरिका के लिए जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती जा रही हैं। उन्होंने हमले भी करके देख ली हैं, लेकिन उनको रोकने में वो नाकाम है। अब ये जो पूरी ये बाबुल मंडप की स्ट्रेट है और गल्फ़ ऑफ आइडन, ये एक बहुत बड़ा तकरीबन 300-400 किलोमीटर्स का एरिया है। इसमें जब शिप्स गुज़रती हैं इनको बच बचा के चलना पड़ता है और किसी भी मुश्किल सूरत हाल में ये अमेरिकन फोर्सेस को बुलाती हैं और अमेरिका फिर वो जो डिस्ट्रेस कॉल्स होती हैं उनको रिस्पॉन्ड करता है। तो आप ये देखें, ये पूरा एरिया, ये गल्फ़ ऑफ आइडन, ये जो यमन की कोस्ट पर वाक़या है, ये पूरा मतलब हूसीज़ के कंट्रोल में रहता है और 16 घंटे का इन कश्तियों के पास टाइम होता है। बहुत ज़्यादा टाइम है ये 16 घंटे। इस दौरान ये हादसात का शिकार होती हैं, हूसीज़ के हमलों की जद में आ जाती हैं। तो ये हूसीज़ को एक बहुत बड़ा एज है और जो इतनी बड़ी तादाद में ये बंदे भर्ती कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, वो भी इनको इम्बोल्डन कर रहे हैं। और सऊदी अरब भी ये चीज़ें देख रहा है, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि सऊदी अरब इनसे सारी पीस निगोसिएशंस को ख़त्म कर दे और सऊदी अरेबिया हूसीज़ के साथ जो जंग एक नई शुरू हो गई है उसमें इनका साथ दे। अब जबकि यूके और यूएस ने स्ट्राइक्स शुरू की थी यमन पर, उसके बाद अमेरिकन कमांडर्स ने क्लेम किया था कि हमने इनकी बहुत बड़ी हद तक जो कैपेबिलिटी है उसको डेंट कर दिया है और वो अब हमले नहीं कर सकते, उनकी कैपेबिलिटी बहुत कम हो गई है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उनकी कैपेबिलिटी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो अमेरिकन और यूके की शिप्स को तबाह कर रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है। और अभी पिछले दिनों इज़राइल की जो एक इलाद पोर्ट है जो कि यमन से बहुत दूर है, यमन की कोस्ट से तकरीबन 1000 मील की दूरी पर है, वहाँ पर भी मिसाइल दागे गए हैं और हूसीज़ ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है। अब ये जो हिजबुल्लाह का एलिमेंट ऐड हुआ है कि हिजबुल्लाह के बहुत से फाइटर्स इनकी मदद कर रहे हैं ईरान बेस्ड इंफॉर्मेशन के साथ और ईरान की लॉजिस्टिकल सपोर्ट के साथ, इसने भी अमेरिका के ऑप्शंस को काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कर दिया है। अब आप देखें, ये जो पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो ईरानियन बैक्ड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है।
अब ईरान यहाँ पर क्या सोचता है, यहाँ पर मैं एक तज्ज़िया पढ़ रहा था, एक मिडल ईस्ट बेस्ड एनालिस्ट का तज्ज़िया पढ़ रहा था। वो ये कह रहे थे कि ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि लेबनान के अंदर एक जंग को इनवाइट किया जाए इज़राइल की जानिब से, क्योंकि हिज़्बुल्लाह अगर ज़्यादा छेड़खानी करेगा तो इज़राइल लेबनान को तहस नहस करके रख देगा। और अभी भी हम देख रहे हैं कि लेबनान और इज़राइली फोर्सेस के दरमियान जो झड़पें हैं वो जारी हैं लेबनान के बॉर्डर पर, और लेबनान के अंदर घुसकर भी वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं इज़राइलीज़। यमन का फ़ायदा क्या है? यमन का फ़ायदा ये है कि एक तो ये इज़राइल से 1000 मील दूरी के फासले पर है, और इधर ये इनके पास एक चोक पॉइंट है, ये बाबुल मंडप, यहाँ पर ये बहुत सी कश्तियों को टारगेट कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिकन और ये जो मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट्स हैं इनके मुताबिक ईरान के लिए एक गोल्ड माइन है यहाँ पर हूसियों का होना, जिसकी वजह से ये इज़राइल को इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। मतलब हिज़्बुल्लाह से वहाँ पर लिमिटेड स्केल पर एक वॉर शुरू करवाई हुई है और इज़राइल उनसे लड़ रहा है, और हमास को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं गज़ा के अंदर। लेकिन यहाँ पर इनके पास एज ये है कि मतलब इतनी दूर कोई भी पार्टी एक जंग को इनिशिएट नहीं कर सकती, तो वहाँ पर एक आप कह लें एक हाइब्रिड वॉरफेयर या प्रॉक्सी वॉरफेयर लड़ी जा रही है ये यमन के करीब, और इसकी वजह से पूरी दुनिया की जो ट्रेड है वो मुतासिर हो चुकी है। और यमन के ये जो हुसीज़ हैं इन्होंने भी कई बार कहा है कि ये जो अमेरिका स्ट्राइक्स कर रहा है ये बिल्कुल गलत कर रहा है। पहले अमेरिका को चाहिए कि वो इज़राइल जो गज़ा वाली जंग है उसको रुकवाने में अपना किरदार अदा करे, बाद में हमारी तरफ आए। तो ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ये यमन में भी एक्टिव है, ये लेबनान में भी एक्टिव है, और इसके अलावा ये इराक और सीरिया में भी एक्टिव है, और वहाँ की जो इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनको डायरेक्ट ईरान की जो पासदारान इनकलाब है वो सपोर्ट करती है, और वो वहाँ पर अमेरिकन बेसिस पर अटैक कर रहे हैं, वो मुसाद के एजेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा वो दाइश को भी निशाना बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ईरानियन जो लोग हैं उनके ख्याल में जो दाइश है इस रीजन में उनको अमेरिका और इज़राइल सपोर्ट कर रहा है। और पिछले दिनों दाइश ने एक बड़ा ख़तरनाक धमाका भी किया था ईरान के अंदर। तो ईरान ये जो इराक और सीरिया के अंदर इन 3 एंटिटीज़ को भी निशाना बना रहा है इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्सेस के थ्रू, जिसमें इन्होंने अमेरिका, इज़राइल और दाइश पर हमले करवाए हैं। और फिर लेबनान में हिज़्बुल्लाह है जहाँ पर लिमिटेड स्केल एक वॉर में वो इंडल्ज हैं, और सबसे ज़्यादा जो इनको फ़ायदा हुआ है वो हुसीज़ की मदद से हुआ है, जिन्होंने पूरा ग्लोबल रूट को डिसरप्ट करके रख दिया है। और जो कश्तियाँ हैं जो यहाँ से सामान लेकर जा रही थी वो लॉन्गर रूट्स लेने पर मजबूर हैं, और अब वो साउथ अफ्रीका की तरफ से जा रही हैं, अटलांटिक ओशन का लॉन्गर रूट इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट है वो 4 गुना बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान को काफ़ी ज़्यादा एज मिला है कि जिस तरह उन्होंने इज़राइल और अमेरिका को काफ़ी हद तक इस खित्ते में नुकसान पहुँचाया है, उनके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको शैटर किया है अपने इस पूरे नेटवर्क के ज़रिए। और इस पूरी सूरत हाल को सऊदी अरब भी देख रहा है, और सऊदी अरब काफ़ी इस वक्त बैकफुट पर खड़ा हुआ है, और वो बड़ा फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं, और बड़े ही डिफेंसिव मोड में वो इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले उन्होंने इज़राइल से भी दोस्ती कर लेनी थी अगर ये जंग शुरू ना होती, और हुसी से भी इन्होंने मामला सेटल कर लेने थे। लेकिन सऊदी अरब के ये दोनों प्लान खटाई में पड़े हुए हैं। सऊदी अरब चाहता है कि इस पूरे खित्ते में अमन आए और इनकी पीस डील साइन हो। बेसिकली वो भी अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं सऊदीज़, और इसी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट के हक में नहीं है। पहले उन्होंने ईरान से हाथ मिलाया, यमन के हुसी से भी वो हाथ मिलाने वाले थे, और नेगोशिएशंस अभी भी चल रही हैं, और वो इज़राइल से भी हाथ मिलाने वाले थे। तो बहुत से प्लान इनके खटाई में पड़ गए, बल्कि इस जंग की वजह से ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और ईरान की कार्रवाइयों की वजह से अब सऊदी अरब किसी अच्छी निगाह से नहीं देख रहा है ईरान को। तो एक ये अमेरिका को यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि वो जो दोस्ती की एफ़र्ट्स थी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, वो एक बार फिर वो खटाई में पड़ गई हैं, और वो काफ़ी ख़तरे में है ये सारी पीस डील, ये जिसे कहते हैं शिया सुन्नी पीस डील, जिसको चाइना ने करवाया था। चाइना ने इनको समझाया था कि भाई जंगों का कोई फ़ायदा नहीं, हाथ मिलाओ आगे बढ़ो। तो ये हाथ मिलाकर आगे बढ़ने वाले थे, तो बीच में ये जंग आ गई। तो सऊदी अरब भी इस वक्त बहुत मुश्किल का शिकार है, क्योंकि एक तरफ ग्लोबल ट्रेड है जो कि मुतासिर हुई है, और एक तरफ इनकी रीजनल सिक्योरिटी है। अपने ख़ित्ते में इनके हमसाए हैं जिनसे इनकी लड़ाई पिछले 7-8 साल से जारी थी, और सऊदी अरब बहुत कोशिश कर रहा था कि वो जंग ख़त्म हो जाए,
और वो अब बढ़ रही है, ख़त्म नहीं हो रही। और अमेरिका ने भी ये जो इन पर हमले किए हैं यमन के अंदर, एक नई बैटलफील्ड को जन्म दिया है, जो कि गज़ा से शुरू हुई थी और 1000 मील दूर अब यमन के करीब भी शुरू हो चुकी है। और इनके जो सेनेटर्स हैं अमेरिका के, जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं, वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं कि आप ईरान को हिट करें, ईरान को सबक सिखाएं। ये ईरान है जो करवा रहा है। तो वो फिर क्या करते हैं, अमेरिकन बॉम्बर्स सीरिया और इराक़ में जो ईरानी फोर्सेस हैं, इस्लामिक ग्रुप्स हैं, उनको निशाना बनाते हैं। अभी उन्होंने भी कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिसमें वो डायरेक्ट ईरान के अंदर स्ट्राइक्स कर सकें। ईरान ने कहा है, ईरान का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप हमारे मुल्क के अंदर घुसकर स्ट्राइक करोगे तो फिर हम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद कर देंगे, जहाँ से दुनिया की तकरीबन 50% ऑयल की ट्रेड होती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ अगर बंद कर देता ईरान तो फिर सोचें कितनी बड़ी थरथली मच जाएगी। अभी तो सिर्फ हूसीज़ ने 10 से 15% ट्रेड को मुतासिर किया है ना, तो वो 50% के करीब ट्रेड मुतासिर हो सकती है। इसकी वजह से वो ईरान से भी अभी पंगा लेने को तैयार नहीं है, बड़ा पंगा। छोटी मोटी झड़पें तो हो रही हैं इस रीजन में, लेकिन आप देखें कि किस तरह सक्सेसफुली ईरान ने अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ज़रिए इस पूरे खित्ते की इक्वेशन को चेंज कर दिया है। और इज़राइल के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और अब इज़राइल क्या करने जा रहा है, इज़राइल अब सोच रहा है कि जी हम रफ़ा बॉर्डर पर चढ़ाई करें। अब पूरे इन्होंने गज़ा को मलिया मेट तो कर दिया है। अब रफ़ा बॉर्डर पे कॉर्नर हुए हैं बहुत से फ़लस्तीनी, और कुछ लोग बेचारे छोड़कर जा रहे हैं, वो रफ़ा के रास्ते मिस्र जा रहे हैं और फिर वहाँ से वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं किसी दूसरे मुल्क में। कोई तुर्की जा रहे हैं, कोई यूरोप कोई उनको ले रहा है, या कोई मिस्र में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अब एक नया एक बैटल शुरू करना चाहता है इज़राइल कहता है कि हमने हमास को आखिरी हद तक एलिमिनेट करना है। और यहाँ पर इनका इख्तलाफ आता है अमेरिका बहादुर के साथ। अभी बाइडन को मैं सुन रहा था, बाइडन एक शो में आए हुए थे, और बाइडन का पहले भी यही स्टैंस है कि हम इज़राइली हुकूमत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रफ़ा पर अभी अटैक ना करे। और अमेरिका ने इज़राइल को क्लियर कह दिया कि जब तक रफ़ा के ऑपरेशन का प्लान हमें नहीं दिखाओगे, हम तब तक अप्रूवल नहीं देंगे और हम उस प्लान को सपोर्ट नहीं करेंगे। अमेरिका कहता है कि पहले आप इनको सेफली इवैक्यूएट करें, फिर हमास को काउंटर करने जाएं रफ़ा के ऊपर। और इसके अलावा अमेरिका का इज़राइल के साथ एक ये भी इख्तलाफ आ रहा है। अमेरिका चाहता है कि अपनी जंग को थोड़ा सा इंटेंसिफाई करें और यहाँ पर फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाने में इनकी मदद करे इज़राइल। लेकिन इज़राइल इस डिमांड को नहीं मान रहा। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियरली कहा है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं, जिसमें फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को पावर दी जाएगी जो हमास से पाक होगी। हमास के ख़िलाफ़ तो ये भी हैं, अमरीकी भी हैं। तो ये अब कह रहे हैं इज़राइल को कि जी एक पीसफुल किस्म की फ़लस्तीनियन अथॉरिटी बनाएंगे, गज़ा के लोग बड़े पुरअमन तरीके से रहेंगे और आप इनके साथ हंसी खुशी रहें। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि जब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं कर पाते, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। और इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हमास की टोटल एलिमिनेशन और ज़्यादा से ज़्यादा गज़ा के लोगों को पुश कर दिया जाए गज़ा से बाहर, कोई समंदर में छलांग लगा दे, कोई रफ़ा बॉर्डर से मिस्र चला जाए, कोई मारा जाए। हमने इसमें अपनी मर्ज़ी का बफर जोन कायम करना है, जिसमें वो हर साइड से थोड़ा थोड़ा मज़ीद इज़राइल अंदर जाएगा और गज़ा की जो टेरिटरी है, ऑलरेडी बहुत थोड़ी टेरिटरी है, उस पर काबिज़ होगा। और इसके अलावा मिस्र से कहेगा कि आप भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इक़दामात करो हमास को रोकने के लिए। तो यहाँ पर अमेरिका के इख्तलाफात हैं। और बाइडन ने यह भी कहा है बड़े ओपनली बड़ी जगहों पर कि ये हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है इज़राइल की, और इन्हें अपने प्लान्स पर नज़रसानी करनी होगी, नहीं तो ये इंटरनेशनल सपोर्ट को लूज़ कर देंगे। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से हम इनकी सपोर्ट लाते हैं, हम इनको हर तरह का मदद करते हैं, लेकिन इनके जो एक्शंस हैं, जो इतने ज़्यादा बच्चों को ये मार रहे हैं, इसकी वजह से ये तेज़ी से इंटरनेशनल सपोर्ट को लूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम देखें तो बाइडन ऊपर से तो ये कहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत बड़ी मिकदार में वो मिलिट्री एड दे भी रहे हैं इज़राइल को। तो ये एक अफसोस की बात है कि अगर वो इतने ज़्यादा खफा हैं इज़राइल से, तो वो उनको मिलिट्री एड क्यों दे रहे हैं फिर। और इन्हीं की मिलिट्री एड की वजह से इतने ज़्यादा बच्चे मारे जा रहे हैं और अमेरिका को ये नज़र नहीं आता। और अमेरिका में बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं इस हवाले से, बड़े बड़े
प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इसको रोके अमेरिका, इसको कम करवाने में अपना किरदार अदा करे। अमेरिका ऊपर से तो कहता है कि हम इज़राइल से बातचीत कर रहे हैं, हम इनके फ़लाँ प्लान को सपोर्ट नहीं करते, हम इनसे फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का कह रहे हैं, हम इनसे ह्यूमैनिटेरियन पॉज का कह रहे हैं, लेकिन इज़राइल नहीं बाज आता, इनकी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट नहीं बाज आती। लेकिन हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा इनको सपोर्ट भी मिल रही है। अभी ये हॉस्टेज रिलीज़ का भी मामला चल रहा है, हमास के साथ इनकी नेगोशिएशंस चल रही हैं कतर के अंदर। और पिछले दिनों हमने देखा था इज़राइल बैकआउट कर गया था। इज़राइल ने कहा था कि हमास बहुत ही रिडिकुलस किस्म की डिमांड्स कर रहा है और हमास भी इनके बहुत से कैप्टिव्स को छोड़ नहीं रहा। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि हम बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि रमज़ान से पहले एक सीज़ फायर हो जाए, और इज़राइलीज़ ने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम रमज़ान में कोई ब्रूटल कार्रवाई नहीं करेंगे। वाह जी वाह, रमज़ान में ब्रूटल कार्रवाई नहीं करेंगे, वैसे कर सकते हैं। ये अमरीकी स्टैंस है। तो यहाँ पर भी कुछ इज़राइल के ऑफिशियल्स बड़े परेशान हुए थे कि बाइडन ने हमारे से कंसल्ट किए बगैर ये कैसे कह दिया कि हम रमज़ान में सीज़ फायर कर लेंगे। अमेरिका का बहरहाल ये कहना है कि हम सीज़ फायर के दौरान एक पीसफुल सेटलमेंट की तरफ जाएंगे जिसमें 2 स्टेट सोल्यूशन और फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बेंजामिन नेतन्याहू की जो एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है वो अपने जज्बात और अपने फ़ैसलों को चेंज करें, तब तक अमन की सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमेरिकन पब्लिक के दबाव की वजह से अमेरिका पर भी एक दबाव आया हुआ है, अमेरिकन गवर्नमेंट पर एक प्रेशर है कि इज़राइल को इनके ब्रूटल एक्शन से रोका जाए। और इसी असना में आप देखें कि जो ईरान है वो अपने इस पूरी सूरत हाल से वो भी डेफिनेटली फ़ायदा उठा रहा है और उनको भी एक मौका मिला है कि वो इनके एम्बिशंस को डेंट कर सकते हैं। और उन्होंने भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे वो यमन हो। जब चाइना यहाँ पर अमन की कोशिशों के साथ आया था और इन्होंने दोस्ती करवा दी थी और इस पूरे ख़ित्ते में अमन हम आता हुआ देख रहे थे, वो डेफिनेटली अमेरिका को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। अमेरिका की अपनी इस रीजन में मकासद हैं और वो सबसे बड़ा उनका मकसद ये है कि सऊदी अरब इज़राइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ कर ले। और इस जंग के बाद जहाँ पर कुछ अमेरिकन्स को तो शायद खुशी हुई होगी कि कॉन्फ्लिक्ट वापस आ गया इनके कुछ पॉलिसी मेकर्स को, लेकिन इनको एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला कि जो सऊदी अरब ने क्लियरली कह दिया कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगी हम तब तक इज़राइल को रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब आई थिंक ये जंग इस लेवल पर पहुँच गई है कि ख़ुद अमेरिकन्स भी चाह रहे हैं कि अब सीज़ फायर हो, कोई अमन की बात हो, ताकि सऊदी अरब फ़ौरन इनको तस्लीम करे। क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी आप देख लें, इनके पॉलिसी मेकर्स को, ये हमेशा एक बात करते हैं कि हम सऊदी अरब और इज़राइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हम 6 नेशन से बातचीत कर रहे हैं जिसमें कतर भी शामिल है और हम जल्द अज जल्द इस पूरे रीजन में इज़राइल के मामलात को नॉर्मलाइज़ करवा देंगे ये मुस्लिम ममालिक से। क्योंकि इनको ऑब्वियसली इज़राइल इनका कैप्टन है इस रीजन में और इज़राइल की सिक्योरिटी अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब तक सारे आसपास के मुल्क इनको तस्लीम नहीं करेंगे तब तक ये अमरीकी और इज़राइली चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनको एक थ्रेट लगा रहता है कि अगर मतलब ये कभी भी हमारे ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले सकते हैं। तो अब सऊदी अरब को तो ये काफ़ी हद तक मना चुके थे। मोहम्मद बिन सलमान भी 7 अक्टूबर से पहले कह चुके थे कि हम तस्लीम करने जा रहे हैं इज़राइल को, लेकिन वो सारे प्लान्स खटाई में पड़ गए। अब ये सबको तस्लीम करवा भी लें तो ये यमन को तस्लीम नहीं करवा सकते, ये ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको काउंटर मतलब बैलेंस इतना उसको इतनी आसानी से मैनेज नहीं कर सकते, ईरान को ये नहीं संभाल सकते। तो जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो एक्टिव रहेगा जो नज़र आ रहा है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इज़राइल भी एक प्रॉक्सी बैटल का शिकार हो चुका है। एक तरफ से इनको सीरिया की तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है, वहाँ से फ़ाइटर्स इनको तंग कर रहे हैं, असलहा आ रहा है, लेबनान के बॉर्डर से इनको तंगी हो रही है, हमास इनको डिस्टर्ब कर रहा है, टनल्स में वो बैठे हुए हैं। और इसके अलावा अब यमन 1000 मील दूर यमन के अंदर जो हुसीज़ हैं वो इनको तंग कर रहे हैं। और अब हुसीज़ की सपोर्ट ईरानियंस और हिज़्बुल्लाह ने भी शुरू कर दी है। ईरान की तो सपोर्ट शायद पहले ही हो, लेकिन हिज़्बुल्लाह का जो एलिमेंट आया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इज़राइल के लिए भी डेफिनेटली मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगे आने वाले दिनों में। अमेरिका ये चाहेगा कि इज़राइल के थ्रेट्स को मिनिमाइज़ करे और जितनी आसपास की रियासतें हैं उनसे तस्लीम करवाए इज़राइल को,
ताकि अमेरिका का जो एक यहाँ पर कप्तान है वो मजबूत हो और अमेरिका अपने एम्बिशंस को लेकर चले। अब इस पूरी गेम में हम देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स भी खुलकर सामने आ रही हैं। अब जैसे इज़राइल सीरिया के ख़िलाफ़ था और सीरिया का डायरेक्ट दोस्त है रशिया। बशारुल असद को सस्टेन करने में किसने मदद की? ईरान और रूस ने, पुतिन ने। और पुतिन के पहले इज़राइल से भी काफ़ी मतलब इतने बुरे ताल्लुकात नहीं थे, अच्छे थे। लेकिन इस जंग के बाद अब ये भी फॉल्ट लाइंस क्लियर हो गई हैं कि किस तरह जियो पॉलिटिकल जो राइवलरी है वो भी एक्सपोज हो गई है। अब इज़राइल को चाइना और रशिया की तरफ से भी तनकीद का सामना है। हालांकि इज़राइल के चाइना और रूस से बेहतर ताल्लुकात हैं, इनकी तिजारत भी है। लेकिन इज़राइल चूँकि बशारुल असद को गिराना चाहता है अमेरिका के साथ, तो बशारुल असद के साथ खड़े हैं चाइना और रूस के साथ साथ ईरान भी। तो ये क्लियर एक ग्रुप बन चुका है। और अब जैसे पहले सीरिया प्रॉक्सी बैटल्स का गढ़ था इस रीजन में, अब इज़राइल भी प्रॉक्सी बैटल का गढ़ बनता जा रहा है। और रेड सी के अंदर भी मामला डिस्टर्ब हो चुके हैं और ये मामला एस्केलेट कर जाएगा कि अगर रमज़ान के दौरान इन्होंने कोई पीसफुल निगोशिएशंस ना की, कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ अगर नहीं जाते, तो फिर आप समझ लें कि ये जंग मज़ीद फैल सकती है। अभी तो यमन तक आ गई है, ये खुदा न खास्ता ये मज़ीद फैल सकती है। अभी आप देखें पिछले दिनों पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी झड़पें हुई हैं, उसके भी ताने बाने उसी जंग से मिलते हैं। और ईरान का यही कहना है कि पाक ईरान बॉर्डर पर जैशुल अदल जो है वो इजरायली पिट्ठू हैं, इजरायली और अमेरिकन एजेंट्स हैं। और पाकिस्तान के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी थी, जो बर वक्त इन दोनों ममालिक ने इंगेजमेंट करके उसको सुलह कर ली। अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। इस सारे तनाजुर में बाइडन से बहुत सी जो मुसलमान पॉपुलेशन है अमेरिका के अंदर वो भी नाराज़ बैठी हुई है कि बाइडन ने इतना खुल के क्यों सपोर्ट किया है। तो ये सारी जो जंग है इसने पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसको चेंज करके रख दिया है। मतलब पहले मुसलमान जो अमेरिका के मुसलमान ट्रंप से नफ़रत करते थे, अब बाइडन के अगेंस्ट एक नफ़रत बढ़ रही है अमेरिकन मुसलमानों के अंदर। मिशिगन में हमने देखा है क्लियरली कि किस तरह वहाँ के मुसलमानों ने इनके ख़िलाफ़ वोट दिया है। बेशक बाइडन ऊपर आ गए हैं, वो प्राइमरी जीत गए हैं, लेकिन बाइडन को डेफिनेटली मुश्किलात का सामना, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। वो कई जगहों पर जाते हैं तो फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे शुरू हो जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी रैलीज़ भी निकल रही हैं। तो ये चीज़ डायरेक्टली ट्रंप को सपोर्ट कर सकती है और ट्रंप की सपोर्ट, और ट्रंप अगर जीत जाता है इसका ये मतलब है ट्रंप जीतेगा। बाइडन की मुखालफत का मतलब है कि ट्रंप की सपोर्ट, और ट्रंप की सपोर्ट का मतलब ये है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट ट्रंप होगा। और ट्रंप ये कहता है कि हमने दूसरी जंगों को फाइनेंस नहीं करना। बाइडन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने इज़राइल और यूक्रेन को फाइनेंस करना है, क्योंकि ये हमारे दोस्त हैं और हम एज अ सुपर पावर अपने जो इंटरेस्ट हैं पूरी दुनिया में उनको सेफगार्ड करेंगे और इसलिए हम इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे। ट्रंप कहता है इनको लोन दो। ट्रंप कहता है कि ज़्यादातर आप जो ध्यान है वो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी पर करो, मैक्सिको से जो इलीगल लोग आते हैं माइग्रेशन करके उनको आप रोको, उन पर सख्तियाँ करो, ना कि आप पूरी दुनिया में नई नई जंगें शुरू करो। यहाँ पर बाइडन और ट्रंप के दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़ह हो जाता है। ट्रंप ने अपने दौर में भी ये शो करवाया है कि वो बाहर की जंगों के इतने सपोर्ट में नहीं थे, और जो अफ़गानिस्तान के साथ मुआहदा किया था तालिबान के साथ, पाकिस्तान की मदद से, जनरल फैज़ की मदद से, इमरान ख़ान की मदद से, शाह महमूद कुरैशी की मदद से, वो सारा ट्रंप के दौर में हुआ था। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अपने वाइट हाउस में बुलाया था और पूरा अमेरिकन जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट थी वो उन्होंने इमरान ख़ान की बड़ी खुशामदें की थी, क्योंकि उस वक़्त उनको हमारी ज़रूरत थी, क्योंकि उन्हें एक सेफ़ एग्ज़िट चाहिए था अफ़गानिस्तान से। ये चीज़ हमें बताती है कि किस तरह ट्रंप और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो जंगों को कंटिन्यू करने के हक़ में नहीं थी। उन्होंने लीबिया से भी फ़ोर्सेस निकाली थी, उन्होंने सीरिया से भी फोर्सेस निकाली थी। और जो बाइडन है वो ये कहते हैं कि हमें ओवरसीज़ जंगों को कंटिन्यू रखना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट में है, और वो ये चाहते हैं कि $100 बिलियन का पैकेज इज़राइल और यूक्रेन को दिया जाए। इससे क्लियरली इज़राइल के दुश्मन मुतासिर होंगे और यूरोप में वो रशिया को काउंटर करेंगे, जो बाइडन का प्लान है, जबकि ट्रंप के प्लान्स कुछ और हैं। और इसी वजह से, इस सारे जंग की वजह से बाइडन की पॉपुलैरिटी कम हो रही है और ट्रंप की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। और ट्रंप का आना इस पूरी इक्वेशन को चेंज कर सकता है।
अमेरिका की जो ग्लोबल हेजीमनी है उसको कम भी कर सकता है। इस वक्त अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट अपनी हेजीमनी को कायम रखने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो ओवरसीज़ जंगों की सपोर्ट की बात कर रही है और बाइडन भी उसमें पेश है। अब देखना ये है कि ये ओवरसीज़ जंगों को कितनी हद तक जारी रख सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में नवंबर 2024 के बाद जब एक नया अमरीकी सदर आएगा तो क्या वो इन जंगों को कंटिन्यू रखेंगे और तब तक आप मामलात को सेटल होता हुआ देख रहे हैं। ये जो बाइडन बात कर रहे हैं कि हम एक सीज़ फायर पर काम कर रहे हैं रमज़ान से पहले, क्या वो इसको अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो इज़राइल को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाना बहुत ज़रूरी है, या इज़राइल की जो रिलेंटलेस कैंपेन है वो जारी रहेगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।